A very good morning, my dear students. We are continuing chapter 5. So let's start. Chapter 5, that means the sensory, attentional and perceptual processes. And we had completed the sensory part and the attention part, and we are continuing the perception part, in which we had studied about the concept of perception, the Gestalt perspective, that means the form perception, and the figure and ground perception. And after that, there are some principles which explain how we organize the object, okay, and how we perceive objects in an organized way. Okay, the principles which explain the principles of organization. Okay, the principle of perceptual organization. And today we are going to discuss the next topic, which is the perception of space, depth and distance. So today we are discussing about perception of space, depth and distance. ये हमारा आज का मेजर टॉपिक है. होता क्या है स्टूडेंट्स, हमारा जो विजुअल फील्ड होता है ना, लेफ्ट एंड राइट, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा विजुअल फील्ड. हमारे जो आई का स्ट्रक्चर मैंने बताया, आपको एक्सप्लेन किया, द होल स्ट्रक्चर ऑफ द आई एंड द फंक्शन ऑफ द आई. सो डेफिनेटली वहां पे जो इमेज बनती है हमारे रेटिना पे, जहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स हैं, वो इन्वर्टेड बनती है, अपोजिट इमेज बनती है. तो ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो हमारे विजुअल रिसेप्टर्स हैं और जो पूरा मैकेनिज्म है हमारे विजुअल सेंसेशन का, ड्यू टू दिस हम सिर्फ और सिर्फ टू डायरेक्शंस अज्यूम कर पाते हैं, टू डायरेक्शंस अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है, किसी इमेज का. हमारा जो होता है मतलब हम करते हैं वो बेसिकली टू डायमेंशनल होता है. दैट्स मीन द लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन. ठीक है, दो डायमेंशन हम परसीव कर पाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है अगर, तो वो या लेफ्ट है या राइट है, अप है या डाउन है. ठीक है, हम उसका डिस्टेंस, स्पेस और डेप्थ ये नहीं परसीव कर पाते ड्यू टू बायोलॉजिकल क्यूज. ठीक है, हमारे जो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, तो वो हम कैसे परसीव करते हैं. एज लाइक मैंने कलर विजन में बताया था कि हम कलर हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है. व्हेन वी आर इंटरप्रेटिंग द विजुअल सेंसेशन, देन वी एडिंग द कलर. ठीक है, हम आई के स्ट्रक्चर के बेसिस पे कलर नहीं परसीव करते. किसके बेसिस पे करते हैं? अपने ब्रेन के बेसिस पे. ऑक्सीपिटल लोब एंड द फ्रंटल लोब विच आर इन्वॉल्विंग इन कलर इमेज, कलर परसेप्शन और मतलब कलर डिस्क्रिमिनेट करने में. नाउ तो एज लाइक जब हम बात कर रहे हैं डेप्थ की, स्पेस की और डिस्टेंस की, सो वो भी हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है. हम साइकोलॉजिकली कुछ हमको क्यूज मिलते हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा नियरर है या फर्दर अवे है, या वो मोशन में है या रिलैक्स्ड है. तो कुछ ये जो क्यूज होते हैं इसके बेसिस पे हम अज्यूम करते हैं हमारे थर्ड डायमेंशन को. देयर आर थ्री डायमेंशनल. ठीक है, अब तो 3D आप सब अच्छे से जानते हो कि 3D क्या होती है, और 3 डायमेंशनल इमेजेस होती है. सो इन इमेजेस में क्या होता है, ये क्यूज होते हैं जिन्हें हम मोनोक्यूलर क्यूज और बायोक्यूलर क्यूज कहते हैं. मोनोक्यूलर दैट्स मीन जिसे हम थ्रू वन आईज परसीव कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमारी सिर्फ वन आई इन्वॉल्व है, तो दिस इज नोन एज मोनोक्यूलर क्यूज. मोनो मतलब सिंगल होता है, वन. नाउ बायोक्यूलर क्यूज मतलब जहां पे बोथ आई की रिक्वायरमेंट होती है. जब बोथ आई इन्वॉल्व होती है और परसीव करती है, सो दिस इज दी बायोक्यूलर क्यूज. तो ये दो कैटेगरी है जो क्यूज ऐसे हैं जिसकी बेसिस पे हमको डेप्थ का, डिस्टेंस का और स्पेस का परसेप्शन होता है. दीज आर आवर साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, सो लेट्स सी. सो द विजुअल फील्ड और सरफेस इन विच थिंग्स एग्जिस्ट, मूव और कैन बी प्लेस्ड इज कॉल्ड स्पेस. ठीक है, वो स्पेस जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट लाई करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड स्पेस. The space is in which we live in organized in 3 dimension. ठीक है, स्पेस में जो भी चीजें हैं वो 3 डायमेंशन में ऑर्गेनाइज हैं. एंड वी परसीव नॉट ओनली द स्पेशल एट्रीब्यूट्स. स्पेशल एट्रीब्यूट्स क्या हो सकती है? दैट मीन द साइज, शेप एंड डायरेक्शन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट, बट ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स फाउंड. ठीक है, हम सिर्फ साइज, शेप और डिस्टेंस ही नहीं परसीव करते हैं, बल्कि उसकी डायरेक्शन ही नहीं परसीव करते हैं, बल्कि उसकी डिस्टेंस भी परसीव करते हैं. साइज, शेप और डायरेक्शन, दिस इज द स्पेशल एट्रीब्यूट्स. नाउ द थर्ड क्या हो सकता है हमारा? डिस्टेंस. सो वेरियस ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द स्पेस.
ठीक है, अब सपोज आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बोर्ड बिहाइंड मी, मैं यहाँ हूं और जो बोर्ड है, ब्लैक व्हाइट बोर्ड है, वो हमारे पीछे है। ये आपको क्यों पता चल रहा है? क्योंकि मैं ओवरलैप कर रही हूँ उस पे, है ना। सी मेरा कुछ पोर्शन व्हाइट बोर्ड को हिडन कर रहा है, छुपा रहा है। दैट्स वाई आप ये अज्यूम कर रहे हो कि मैं ज्यादा नियरेस्ट हूं, ठीक है, और मेरे पीछे ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्यूज हो सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, आपको ये कर्टन और बोर्ड किस तरह से दिख रहा है? साइमल्टेनियसली एकदम पास पास में दिख रहा है या कुछ डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। सी, फोकस करो उस पे। So various objects, but also the distance between the objects found in this space. So while the image of objects projected on the retina are flat and two-dimensional, मतलब रेटिना पे जो हमारी इमेज बनती है वो 2 डायमेंशनल होती है और फ्लैट होती है, ठीक है। उसमें किसी भी तरह का ओवरलैपिंग या उभार, जिसे हम कहते हैं कि हाईलाइटेड नहीं होता है। दैट्स वाई वो बिल्कुल फ्लैट इमेज बनती है, वो डिस्टेंस और डेप्थ नहीं बताती हमें। टू डायमेंशनल इमेज होती है, दैट्स मीन द लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। सो वी स्टिल परसीव 3 डायमेंशन इन दी स्पेस, बट हम फिर भी एबल हैं 3 डायमेंशन स्पेस में अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स की 3rd डायमेंशन को परसीव करने में। वाई डज इट हैपन so it occurs due to our ability to transfer a 2-dimensional retinal vision into a 3-dimensional perception, ठीक है। मतलब जो 2-डायमेंशनल इमेज हमारे रेटिना पे बन रही है, इन्वर्टेड इमेज, उसे हम 3-डायमेंशनल इमेज में कन्वर्ट करके उसे परसीव करते हैं, ठीक है। मतलब हमारी जो सेंसरी और परसेप्शन 2 कॉन्सेप्ट है ना। सेंसेशन की बात करोगे तो वहां पे सिर्फ 2 डायमेंशन है जो इमेज बन रही है हमारे रेटिना पे, बट जब हम उसे परसीव कर रहे हैं, अगेन यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। सो व्हेन वी आर परसीविंग द पर्टिकुलर सेंसेशन, दैट्स मीन विजुअल इमेज, तो वहां पे जो होगा वो साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी एड ऑन हो जाएगी और वहां पे हमें 3rd डायमेंशन जो हमारा वो हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और हमारा जो परसेप्शन होगा वो 3rd डायमेंशन होगा। सो it occurred due to our ability to transfer a 2-dimensional retinal vision into a 3-dimensional perception, and the process of viewing the world in 3 dimension is called distance or depth perception, ठीक है। तो मतलब अपनी स्पेस में अवेलेबल जितनी भी चीजों को हम 3 डायमेंशन में परसीव करते हैं, दिस परसेप्शन इज बेसिकली नोन एज डेप्थ परसेप्शन एंड डिस्टेंस परसेप्शन। सो डेप्थ परसेप्शन इज इंपॉर्टेंट इन अवर डेली लाइफ. For example, when we drive, we use depth to access the distance of an approaching automobile, or when we are deciding to call a person walking down the street, we determine the loudness with which to call. ठीक है, सपोज आप ड्राइव कर रहे हो, जब जा रहे हो तो आपको डेप्थ और डिस्टेंस परसेप्शन के बेसिस पे ही आपको पता चल रहा है कि जो ऑटोमोबाइल और मोटर बाइक अगर आपके सामने से आ रही है या आपके पैरेलल चल रही है तो आपके कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है, और कितना उसका डेप्थ है, उसके कुछ क्लूज के बेसिस पे आपको पता चल रहा है, तभी तो आप स्मूथली ड्राइविंग कर पा रहे हो, अदरवाइज कितने सारे एक्सीडेंट हो जाए. ऐसे ही सपोज आप जब ये एज्यूम कर पा रहे हो कि जो स्ट्रीट पे कोई इंडिविजुअल वो चल रहा है, आपको उससे अगर कुछ क्वेश्चन करना है तो आप अपनी लाउडनेस डिसाइड कर पा रहे हो. अगर बहुत दूर है तो आप ज्यादा तेज से बोलोगे, और आपको लग रहा है कि बहुत पास है तो आप धीरे से बोलोगे. मतलब आप ये अज्यूम कर रहे हो पहले कि हमें कितनी तेज से बोलना है कि उस तक मेरी आवाज चली जाए, वो मेरा क्वेश्चन सुन पाए और मुझे आंसर कर पाए. ठीक है, तो ये हम किसके बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं, उसके डिस्टेंस और डेप्थ के बेसिस पे. ठीक है, हमें कुछ क्यूज मिल रहे हैं, हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि वो कितने डिस्टेंस पे है, हमारे पास है, हमसे दूर है, क्या डेप्थ है, तो उसके बेसिस पे हम ये सारी चीजें डिसाइड कर पाते हैं. तो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा रोल है इसका. डेफिनेटली जब भी हम परसेप्शन कर रहे हैं तो हमारे थर्ड डायमेंशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटी में हेल्प होती है. So in perceiving depth, we depend on two main sources of information called cues. One is called binocular cues because they require both eyes, and another is called monocular cues because they allow us to perceive depth with just one eye. A number of such cues are used to change a two-dimensional image into a three-dimensional perception. ठीक है, ये नंबर ऑफ क्यूज हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से हम टू डायमेंशनल इमेज को थ्री डायमेंशनल परसेप्शन में चेंज करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोक्यूलर क्यूज. मोनोक्यूलर क्यूज दैट मीन जहां पे सिर्फ
वन आई रिक्वायर्ड है, वन आई के बेसिस पे भी हम डेप्थ और डिस्टेंस परसेप्शन कर पा रहे हैं। मोनोक्यूलर क्यूज, सो इसमें बहुत सारे क्यूज आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले है हमारा रिलेटिव साइज, देन इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग, नेक्स्ट है हमारा लाइनर पर्सपेक्टिव, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एरियल पर्सपेक्टिव, then next is light and shade, and relative height, next is texture gradient, and the last one is motion paradox. ठीक है, सो ये 8 मोनोक्यूलर क्यूज हैं जो एक्सप्लेन करते हैं। सो दीज 8 क्यूज एक्सप्लेन द मोनोक्यूलर क्यूज विच आर अवर साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी और साइकोलॉजिकल क्यूज, ठीक है। सो मोनोक्यूलर क्यूज ऑफ डेप्थ परसेप्शन आर इफेक्टिव when the objects are viewed with only one eye, and these cues are often used by artists to induce depth in two-dimensional paintings. Hence, they are also known as pictorial cues. This is also known as pictorial cues because artist के through इसको बहुत ज़्यादा use किया जाता है। Pictorial cues, ठीक है। And hence they are also known as pictorial cues. Some important monocular cues that help us in judging the distance and depth in two-dimensional surface are described below. So you will find some of the applied in this figure. See this figure on your book. There is a this is the 5.14 monocular cues, page number 101. See this figure and try to recognize these clues, ठीक है। आप जब ये फिगर देखोगे तो मैं जब एक्सप्लेन करती हूँ आफ्टर दैट इन क्यूज को इसमें रिकॉग्नाइज करने के लिए ट्राई करना, कोशिश करना, डेफिनेटली यू फाइंड इट। सो आवर फर्स्ट क्लू इज रिलेटिव साइज। सो द साइज ऑफ रेटिनल इमेज allow us to judge distance based on our past and present experiences with similar object. So as the object get away, the retinal image becomes smaller and smaller, and we tend to perceive an object further away when it appears small and closer when it appears bigger. ठीक है, क्योंकि ये हमें पता होता है कि हमारी इमेज पे, हमारी रेटिना पे जो इमेज बन रही है वो साइज के बेसिस पे बनती है। तो डेफिनेटली अगर ऑब्जेक्ट जितना फर अवे होगा हमसे, जितना दूर होगा, उसकी रेटिना की जो इमेज बनेगी, फॉर अगर मैं मार्कर की बात करूं तो अगर ये दूर है तो इसकी जो इमेज बन रही है हमारी वो स्मॉलर बनेगी, और ये जितना नियरर होगा उस इमेज हमारी उतनी बिगर बनेगी, है ना। सो ये जो रिलेटिव साइज है ये एक्सप्लेन करता है हमें डिस्टेंस का। हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर इमेज स्मॉल बन रही है, दैट मीन जो ऑब्जेक्ट है वो फर अवे है, और अगर इमेज लार्ज बन रही है, बड़ी बन रही है, दैट मीन वो ऑब्जेक्ट हमारे पास है। सो ये हम अज्यूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव साइज। मूव टू द नेक्स्ट।
इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग। ठीक है, अभी जो मैं बात कर रही थी कि मैं इधर हूं और मेरे पीछे बोर्ड है, मतलब मैं पहले हूं, मुझसे डिस्टेंस पे है ये बोर्ड। सो डेफिनेटली ये क्या है, ये हमारा इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग को एक्सप्लेन करना है। These cues occur when some portion of the object is covered by another object। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर हो जाता है किसी चीज से तो उसे हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। So the overlap object is considered further away, whereas the object that cover it appear nearer। मतलब जो कवर्ड ऑब्जेक्ट है वो फar away दिखेगा और जो कवर कर रहा है, ठीक है, ओवर कवर ऑब्जेक्ट इज द far away एंड द कवर्ड ऑब्जेक्ट इज द नियरर। डेफिनेटली अगर आप इसकी बात करो, अगर मैं ऐसे बात कर रही हूँ तो कौन कवर कर रहा है, अगर मैं ऐसे बात करूं तो डेफिनेटली मार्कर पीछे है और बुक आगे। अगर मैं ऐसे बात करूं तो ये मार्कर बुक को कवर कर रहा है, दैट मीन बुक पीछे है और मार्कर आगे। अगर मैं ऐसे बात करूं, दिख दोनों रहे हैं, ठीक है, बट क्योंकि बुक कवर कर रहा है मार्कर को तो ये बुक नियरेस्ट है और मार्कर फर अवे है। अगर मैं ऐसे पकड़ लूं सो बुक फर अवे है, मार्कर नियरर है। ठीक है, क्यों ओवरलैपिंग हो रही है ना, यहाँ मार्कर के थ्रू बुक की ओवरलैपिंग हो रही है। अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो बुक के थ्रू मार्कर की ओवरलैपिंग हो रही है ना। सो दिस इज द ओवरलैपिंग। इसकी बेसिस पे भी हमें डिस्टेंस का आइडिया लग जाता है, डेप्थ का आइडिया लग जाता है। सो नेक्स्ट इज लाइनर पर्सपेक्टिव। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल वाला क्यू है। आपने अगर कभी ट्रेन में सफर किया है थ्रू रेलवे, अगर आपने कभी ट्रेवल किया है सो डेफिनेटली आपने जब विंडो से आपने बाहर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि आपकी जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं वो आगे आपको जुड़ती हुई से दिखती हैं। दिस इज नोन एज लाइनर पर्सपेक्टिव और लाइनर क्यूज हम कह सकते हैं। सो दिस रिफ्लेक्ट्स अ फिनोमिना बाय व्हिच डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी क्लोजर टुगेदर देन द नियरर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल पैरेलल लाइंस। ठीक है, आप जो रेलवे ट्रैक की बात करें तो पैरेलल लाइन ही होती है। सो आपको जब वो सी दिस बुक, अगर आप ये एग्जांपल देखो तो आप देखो यहाँ पे रोड की साइज जो है ये ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि आपके नियरेस्ट है। जैसे जैसे रोड आगे जा रही है यहाँ पे ये साइज जुड़ती हुई लाइन दिखती है। रेलवे ट्रैक में भी ऐसे होता है, आपको ऐसे लाइन दिखेगी स्टार्टिंग में, फिर वो लगेगा, सॉरी ऐसे देखो तो ज्यादा क्लियर दिखेगा, ऐसे दिखेगी लाइन अगर आप देख रहे हो तो जो आपकी क्लोज दिख रही, फिर आगे जाके वो उसका डिस्टेंस कम होता जा रहा है, ऐसे ऐसे वो लाइन लास्ट में जुड़ती हुई दिखेगी। ठीक है, सो ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं ये अगर आपके नियरेस्ट है तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा दिखेगा, गैप ज्यादा दिखेगा, और जैसे जैसे ये आपसे फर अवे होती जाएंगी ये आपस में ज्वाइंट होती चली जाएंगी। रेलवे ट्रैक के साथ ये बहुत बार देखा जाता है। सो दिस इज दी नोन एज लाइनर पर्सपेक्टिव, जहाँ पे लाइंस हमको लास्ट में ज्वाइंट होती हुई दिखेंगी। अगर आप स्काई की बात करो तो आप जब भी स्काई देखते हो, अगर आप कभी गंगा किनारे जाके देखो तो आपको डेफिनेटली दिखेगा। जब आप किसी सी शोर पे या फिर आप किसी रिवर के साइड में खड़े होते हो तो आपको स्काई और रिवर मिक्स होती हुई दिखती है। आपको लगता है कि एक पॉइंट पे स्काई ऐसे फॉल कर रहा है और रिवर से टच कर जा रहा है। ठीक है, ये भी लाइनर पर्सपेक्टिव है जहां पे आपको स्काई फॉल करता हुआ दिखेगा और ऐसा लगेगा कि बस ऐसे स्काई जाके मूव होके पानी से जुड़ रहा है। ठीक है, तो वो भी लाइनर पर्सपेक्टिव है। सो दिस रिफ्लेक्ट्स अ फिनोमेना बाय व्हिच डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी क्लोजर टुगेदर देन द नियरर ऑब्जेक्ट। मतलब जो डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट होंगे वो नियरर क्लोजर दिखेंगे, एक दूसरे से ज्वाइंट होते हुए दिखेंगे, जबकि जो नियरर ऑब्जेक्ट होंगे वो ज्यादा बड़े दिखेंगे। सो पैरेलल लाइंस सच एज रेलवे ट्रैक्स appear to converge with increasing distance with a vanishing point at the horizon. So the more the line converges, the further away they appear. ठीक है, जितना ज्यादा वो लाइन ज्वाइंट होती हुई दिखती हैं उतना ज्यादा वो हमसे फार अवे रहती है। जितना ज्यादा उनके बीच में डिस्टेंस दिखता है वो हमारे उतने नियरेस्ट रहती है। नाउ द नेक्स्ट इज एरियल पर्सपेक्टिव। एरियल वर्ड इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द एयर। सो एयर में डेफिनेटली बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं। अगर आपने फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ा है तो डेफिनेटली वहां पे कुछ पार्टिकल्स होते हैं हमारे एयर में। सो जिसकी वजह से जो इमेज बनती है वो थोड़ी डस्टी दिखती है। सो इसके बेसिस पे भी हमें आइडिया लगता है जो हमारे नियरेस्ट इमेज होगी, नियरेस्ट ऑब्जेक्ट होगा वो क्लियर दिखेगा, जितना ज्यादा वो फार अवे जाएगा वो शेडेड होता जाएगा, डल होता जाएगा। ठीक है, ड्यू टू एयर पार्टिकल्स। ठीक है, वो फेड हो जाएगा, फेड होता हुआ दिखेगा। सो ये क्लू भी हमें देता है डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन। सो एरियल पर्सपेक्टिव दैट मीन द एयर कंटेन्स
microscopic particles of dust and moisture that make distant objects look hazy or blurry. मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट होगा वो hazy और blurry दिखेगा. So this effect is called aerial perspective. For example, distant mountain appear blue due to the scattering of blue light in the atmosphere, whereas the same mountain are perceived to be closer when the atmosphere is clear. ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा ऊपर हाइट का अगर आप देखोगे कोई भी माउंटेन तो डेफिनेटली उसका कलर चेंज दिखेगा आपको ड्यू टू सम एयर पार्टिकल्स. ठीक है, एयर पार्टिकल्स के थ्रू जितना ज्यादा वो डिस्टेंस में वो उतना हैजी लुक देगा, ब्लरी लुक देगा. जबकि जो नियरेस्ट से अगर आप उसी माउंटेन को देखोगे तो आपको उसके कलर में डिफरेंस दिखेगा. सो दिस इज द एरियल पर्सपेक्टिव. मूव टू द नेक्स्ट विच इज लाइट एंड शेड. सो yes, next is light and shade. So light and shade, in the light some parts of the objects get highlighted whereas some parts become darker, and highlighted and shadow provides us with information about an object's distance. ठीक है, light and shade that's mean जहाँ पे हमें शेड दिख रहा है या लाइट ज्यादा दिख रही है तो वो हमें नियरेस्ट दिखता है, और जहाँ पे हमको शेडो नहीं परसीव हो रहा है वो हमें far away दिखता है. So in the light some part of the object get highlighted and whereas some part become darker. So highlighted and shadow provide us with information about an object's distance. मतलब जहाँ पे ज्यादा highlighted है, लाइट पड़ रही है वो हमारे nearest है, जहाँ shadow दिख रहा है वहाँ वो हमें far away दिखेगा, दूर से दिखेगा वो. This is also information about the distance perception. Next is relative height. So larger objects are perceived as being closer to the viewer and smaller object as being फर्दर अवे. ठीक है, मतलब क्या रिलेटिव हाइट क्या बताती है कि लार्जर ऑब्जेक्ट है क्या है वो हमें परसीव होता है और एज बीइंग क्लोजर टू द व्यूअर एंड स्मॉलर ऑब्जेक्ट एज बीइंग फर्दर अवे. मतलब जो लार्जर ऑब्जेक्ट है वो हमें नियरेस्ट दिखेगा, जो फर्दर ऑब्जेक्ट है वो हमें स्मॉल दिखेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सन या किसी भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो है 9 जो ग्रह हैं उनकी अगर बात करो, तो अगर आप सन को डायरेक्ट देख रहे हो या मून को देख रहे हो, सन को तो देखने में डिफिकल्टी होती है, मून की बात करो. ठीक है, तो वो हमें दूर से है तो वो स्मॉल दिख रहा है. सपोज करो वो हमारे एकदम पास आ जाए, हम अभी अर्थ से देख रहे हैं तो वो हमें स्मॉल दिख रहा है. अगर हम मून से वहां से क्या कहते हैं किसी और भी सपोज करो किसी और प्लेटू से अगर हम खड़े होकर देख रहे हैं, या हम सपोज करो मंगल पे चले गए, ठीक है, मार्स पे चले गए, मार्स से हमने मून को देखा, तो वो क्या हमसे उनको लार्जर दिखेगा ना, उतना ही तो बड़ा है नहीं मून, बट हमको यहाँ से परसीव होता है. क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत डिस्टेंस पे. अगर वो हमारे बहुत पास आ जाएगा तो हमें साइज में बड़ा दिखेगा. सो दिस इज वेरी प्रैक्टिकल कि मतलब जो चीजें हमारे पास होंगी वो हम साइज में बड़ी दिखेंगी. आप ये देखो ये आपको छोटा दिख रहा है, अभी ये जितना पास जाएगा उतना बड़ा दिखेगा, है ना. तो ये जो है जितना नियरेस्ट जाएगा उतना आपको साइज में बड़ा दिखेगा, जितना फर अवे जाएगा साइज उसका स्मॉल होता जाएगा. सी दिस फिगर ऑल्सो. सो देयर इज अ फिगर. आप देखो जो ब्रिक के साइजेस हैं वो आपको नियरेस्ट है तो वो ब्रिक के साइजेस जो है वो बिगर दिख रहे हैं. जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इस वॉल का, जैसे अगर आप इमेजिन कर लो वॉल ऑफ चाइना, सो यहाँ पे ये जो वॉल का ब्रिक्स है ये बिगर साइज का दिख रहा है. जैसे जैसे ये वॉल फर अवे जा रही है इसका ब्रिक का साइज छोटा होता जा रहा है. ठीक है, सो दिस इज द रिलेटिव हाइट, जहाँ पे हमें लार्जर ऑब्जेक्ट जो है वो परसीव होता है क्लोजर, और जो हमारा फर अवे ऑब्जेक्ट है वो हमें स्मॉलर दिखता है. नेक्स्ट इज टेक्सचर ग्रेडियंट. ठीक है, टेक्सचर मतलब टेक्सचर के थ्रू भी हम 3D आइडिया लगाते हैं, थर्ड डायमेंशन को अज्यूम करते हैं. इट रिप्रेजेंट अ फिनोमिना बाय विच द विजुअल फील्ड हैविंग मोर डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स इज सीन फर्दर अवे. इन द फिगर 5.15 the density of stone increase as we look further away. ठीक है, टेक्सचर ग्रेडियंट्स दैट मीन ये आप जब फिगर देखोगे तो आपको दिखेगा, अब यहाँ पे काउंट कर पाओगे कितने ब्रिक्स हैं. ठीक है, इनकी डेंसिटी जो है डेंसिटी वो यहाँ पे कम है, जबकि आप जैसे जैसे इसको बढ़ता जाएगा आपको दिखता जाएगा इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है. एट द सेम टाइम इसका साइज स्मॉलर होता जा रहा है ना. तो साइज स्मॉलर रिलेटिव हाइट की बात कर रहे हैं, जबकि जो डेंसिटी हम बात कर रहे हैं वो हमारा टेक्सचर ग्रेडियंट है. जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हमसे फर अवे हो रहा है, वहां पे डेंसिटी जो है वो बढ़ रही है. ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और जैसे वो स्मॉल हमारे पास रहेगा तो उसकी डेंसिटी लो रहेगी.
So it represents a phenomena by which the visual field having more density of elements is seen further away in the figure 5.15, and the density of stones increases as we look further away. Last one is the motion parallax. ठीक है, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मेरी चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा जर्नी रही है रेलवे ट्रैक से, तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ जब इसका एग्जाम्पल आता है. सो ये अगेन आप रेलवे से के थ्रू और रेल के थ्रू आप एग्जाम्पल ले सकते हो. तो जब आप कहीं बाहर जाते हो एंड आप मूविंग ट्रेन में जब आप विंडो से बाहर देखोगे तो आपको लगेगा जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है वो आपके साथ चल रहा है, जबकि जो फर्दर ऑब्जेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. हैव यू एवर फील दैट? ठीक है, आपने अगर कभी ऐसा फील करे तो डेफिनेटली आप मुझे शेयर करना. सो जब आप जाते हो तो आपको जो पास की चीजें वो आपको आपके साथ चलती हुई दिखती हैं. इवन आप अगर कार में भी ट्रेवल कर रहे हो तभी बात बता रही हूँ, तो ये ऐसे चलती हुई दिखेंगी, जबकि जो फर्दर अवे जो बहुत दूर की चीजें होंगी वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको मूव ऑन होती हुई दिखती है. सो ये क्यों होता है? दिस फिनोमिना इज बेसिकली नोन एज मोशन पैरालॉक्स, जहाँ पे मोशंस के बेसिस पे हम परसीव करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो नियरर है या far away. So motion parallax, that means it is a kinetic monocular cues. Kinetic monocular cues है and hence not considered as a pictorial cues. Only this cue is not considered in a pictorial cues. So फिर last one जो है ये pictorial cues में नहीं आता, बाकी 7 pictorial cues में आते हैं जो कि पेंटिंग्स में यूज होते हैं, आर्टिस्ट यूज करते हैं. So the pictorial cues and it occur when objects at different distance move at a different relative speed. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट डिस्टेंस पे डिफरेंट स्पीड में डिफरेंट रिलेटिव स्पीड में मूव होते हुए दिखते हैं. द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स टू मूव स्लोली देन द ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोज. ठीक है, जो डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट है वो स्लोली मूव ऑन होते हुए दिखते हैं, जो नियरेस्ट के ऑब्जेक्ट है वो फास्टली मूव ऑन दिखते हैं. आप जब एकदम पास के नियरेस्ट चीज को देखोगे तो आपको लगेगा वो फटाफट ऐसे ऐसे मूव होता है, तो एकदम इस मोशन में चीजें मूव ऑन होती जाती है. जबकि आप डिस्टेंस से देखोगे तो आप काफी देर तक आपको चीजें मूव ऑन होती हुई दिखेंगी कि ये जा रही है. मतलब मैं इधर जा रही हूँ इस डायरेक्शन में सपोज, तो ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे धीरे 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 जाता है अगर फर अवे है. तो अगर नियरेस्ट है तो वो एकदम ऐसे ऐसे निकलता जाता है सारा ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो दिस इज द रिलेटिव स्पीड. ठीक है, रिलेटिव स्पीड होती है जो हमें ये अज्यूम कराती है कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो हमारे नियरेस्ट है या फर अवे है. सो डेट आर क्लोज. सो द रेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट प्रोवाइड अ क्यू टू इट्स डिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी ट्रेवलिंग इन अ बस, closer objects move against the direction of the bus, whereas the further objects move with the direction of the bus. ठीक है, जो क्लोजर ऑब्जेक्ट हैं वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में दिखेंगे, मतलब अगेंस्ट द बस डायरेक्शन, एंड जो हमारे फर्दर ऑब्जेक्ट है फर्दर वो हमारे साथ साथ चलते हुए विद द डायरेक्शन ऑफ द बस दिखते हैं. सो दीज आर द मोनोक्यूलर क्यूज. The relative size, interposition or overlapping, linear perspective, aerial perspective, light and shade, relative height, texture gradient, and motion parallax. These 8 monocular clues explain us how we perceive the depth and the distance perception. Okay? These are the psychological characteristics, and on this basis we assume the distance and the depth. Okay? Which are available in our space. This is the third dimension of our space. ठीक है, हमारे स्पेस में जो भी चीजें प्रेजेंट है उसका 2 डायमेंशन तो हमारी इमेज ही बना देती है रेटिना में जो बनती है. थर्ड डायमेंशन हम एड ऑन करते हैं ऑन दिस बेसिस. ये सारे क्यूज होते हैं जो हमें साइकोलॉजिकल लेवल पे बताते हैं कि इसका थर्ड डायमेंशन कैसा है. एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनोक्यूलर क्यूज. ठीक है, अभी हमने सिर्फ मोनोक्यूलर क्यूज की बात की है. देयर आर 2 टाइप ऑफ क्यूज, मोनोक्यूलर एंड बायोक्यूलर. तो अभी हमने सिर्फ मोनोक्यूलर क्यूज की बात की है जहां पे सिर्फ 1 आई इन्वॉल्व होती है. नाउ नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कसिंग अबाउट द मोनोक्यूलर क्यूज व्हिच आर आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. टुडे वी स्टडी अबाउट द स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस परसेप्शन. ठीक, हमारे जो भी स्पेस में चीजें अवेलेबल है उसका डिस्टेंस और डेप्थ हम किस तरह से अस्यूम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइप ऑफ क्यूज, द मोनोक्यूलर क्यूज एंड द बायोक्यूलर क्यूज. एंड we had discussing the 8 type of monocular cues. ठीक, so this is all about today. and in homework आपको ये जो 2 images थी जो मैंने अभी शेयर किया आपको, this one and this one, इन दोनों images के बेसिस पे आपको
पैराग्राफ वे में लिख के बताना है कि कौन कौन से क्यूज आपको इसमें फाइंड आउट हो रहे हैं एंड वाई। ठीक है, विद एग्जाम्पल। मतलब ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करने कि इस 8 क्यूज में से कौन से क्यूज हैं और किस लेवल के हैं। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करके मुझे साइकोलॉजी वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है आपका होमवर्क। दिस इज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।